नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। इमरान खान साहब की ट्वीट आई है, उसके ऊपर उनकी बेटियों जैसी फलक जावेद हैं जो कहती हैं कि बाप से माफ़ी मंगवाते नहीं, बाप से माफ़ी मांगते हैं। ये उनका पता नहीं क्या डैडी इश्यूज़ हैं इन दोनों बहनों के। बहरहाल उनकी जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की, वो मैं बताऊँगा आपको क्या है। साथ साथ दरियाओं में तुग़यानी है, उसकी क्या सिचुएशन है, और रूडा के हवाले से भी कुछ बातें जो हैं वो दरियाओं के तुग़यानी के हवाले से ही हो रही हैं। साथ साथ अज़मा बुखारी ने बहुत ही इंतहाई घटिया किस्म की गुफ्तगू की है। मैं तो इमरान खान साहब से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर में ताकत की भूख बहुत है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे मुआफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई इसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ के बजाय आसिम मुनीर को बुलाया। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो 9 मई की सीसीटीवी फुटेज है वो अदालतों में जमा करवाई जा चुकी है। 23 के करीब जो यूएसबी डिवाइसेस हैं वो अदालतों के अंदर जमा करवाई जा चुकी है, और 200 से ज़ायद अफराद इमरान खान साहब की तरफ से 9 मई के केसेस में वकालतनामे जारी कर अपने दे चुके हैं अदालतों के अंदर। उनमें से किसी ने उन तक एक्सेस नहीं मांगी। सो सीसीटीवी फुटेज इज़ राइट देयर। उनकी जो वकला हैं वो इस वजह से उसकी एक्सेस नहीं मांग रहे अदालत से। हालांकि वो उनकी जाहिर सी बात है कि वो एविडेंस है, उसको एग्जामिन करना उनका ना सिर्फ हक है बल्कि फ़र्ज़ है, लेकिन वो चाहते नहीं कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लेकर आई जाए जिसमें उनको बहुत सारे लीडरान की वहाँ पर मौजूदगी जो है वो साबित हो जाएगी। इस वजह से वो मुसलसल यही राग अलापते चले जा रहे हैं, या एक नैरेटिव बनाते चले जा रहे हैं, जो कि आपको पता है बयानिए की जंग होती है खान साहब के दिमाग में हर वक्त कि सीसीटीवी फुटेज जिसने चुराई, किसी ने नहीं चुराई। सीसीटीवी फुटेज इज ऑलरेडी अवेलेबल, और उन लोगों की वीडियोस कौन चुरा सकता है जिन्होंने खुद अपने मोबाइल से वीडियोस बनाकर आग लगाते हुए वीडियोस अपलोड की, या वो फ़ोन कॉल जो ऑडियो लीक थी जिसके अंदर चौधरी एजाज साहब जो हैं वो अपने बेटे को बता रहे थे कि देखो हमने वहाँ पर हमला कर दिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। साथ वो लिखते हैं कि फैसल वावडा जो इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, इसने बुशरा बेगम के हवाले से बयान दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए जब आसिम मुनीर को मैंने DGISI के ओहदे से हटाया था तो उसने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम से रब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है, इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। ये थ्योरी जो है वो इमरान खान साहब बिल्कुल बना सकते हैं। उनका हक है वो बयानियाँ बनाने में, थ्योरियाँ बनाने में बहुत मतलब यद-ए-तूला रखते हैं, और मैं क्या कहूँ। लेकिन हकीकत यह है कि आसिम मुनीर के ही दौर में बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन जब उनको बनी गाला मुंतकिल किया गया तो उनकी अपनी खान साहब की अपनी बहन अलीमा खान ने उनके ऊपर डील का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बनी गाला से उनको वापस शिफ्ट होना पड़ा अडयाला जेल। और उन्होंने कहा कि मैं बनी गाला में नहीं रहना चाहती, मैं जेल में रहना चाहती हूँ, ताकि उनके ऊपर से ये जो उनकी नंद की जानिब से भावच पर डील का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो इल्ज़ाम को वो धो सकें। साथ साथ इमरान खान साहब कहते हैं कि इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। मैं हमेशा से कहता हूं कि इमरान खान में और इमरान रियाज खान के इंटेलेक्चुअल लेवल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस वो एक थत्था है, ये थत्था नहीं है। दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस। साथ वो कहते हैं कि जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज़ होती है। 100% अग्रीड। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही ग़ुलाम बन चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कैसे बनी है? साकिब निसार, उसके बाद आया गुलजार, उसके बाद आया बंदयाल, आसिफ सईद खोसा, शेख अज़मत सईद, ये सब क्या थे? ये सब ज़ाहिर सी बात है कि ग़ुलाम ही थे ना, और डिक्टेटरशिप कायम थी। और ख़ान साहब जो हैं वो उसके सरबरा थे बतौर सिविलियन सेटअप के, और जो बाजवा साहब थे और फैज़ हमीद थे वो उसको फ़ौज की तरफ से, और आसिफ गफ़ूर साहब वो उनको फ़ौज की तरफ से लीड कर रहे थे, और जुडिशल साइड से उनको लीड कर रहे थे ये साकिब निसार साहब, उसके बाद खोसा साहब जिनको उल्टे सीधे नामों से भी पुकारते थे, साबिर शाकिर जो कि इमरान खान साहब के बड़े प्यारे एक सहाफ़ी नुमा वर्कर है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत की जानिब से दरियाओं में, मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो अपने घर वालों की गिरफ्तारी के हवाले से इसमें बातें की हैं वो बहुत हद तक दुरुस्त हैं, कि उनके साथ जो है वो ये, और इस वक्त जो उनका आउटबर्स्ट है वो भी शायद इसी वजह से है, तो जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मैं दे रहा, लेकिन अपने जो हरकतें होती हैं उनको गायब नहीं कर देना चाहिए बीच में से, वो आगे भी आएंगी, उनकी मज़ीद हरकतें भी आएंगी। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने जाने के बाद पंजाब के दरियाओं सतलुज, रावी और चनाब में
मुसलसल सैलाबी सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई है, जबकि आपाशी स्ट्रक्चर को बचाने के लिए पंजाब में हेड कादिराबाद बंद धमाके से उड़ा दिया गया है। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद बंद तोड़ने के बाद समड़याल समेत करीबी गांव और वजीराबाद शहर में भी दाखिल हो गया है। अब तक लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सरगोदा और हाफिजाबाद में इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज तलब की गई है। मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि पार्क व्यू सिटी के अंदर और रावी के गिर्द जो लाहौर की बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इवैक्यूएशन करने के लिए जो है वो ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। साथ साथ जो हमने समड़याल से और सियालकोट के इर्द गिर्द से नारोवाल से जो हमने पानी की सूरत हाल देखी है इंतहाई खौफनाक है। लोग इसको कराची से कंपेयर कर रहे हैं, बट दिस हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि वो बारिश की वजह से पानी नहीं खड़ा हुआ। सियालकोट के अंदर तो कहा जा रहा है कि 400 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। साथ साथ जो जम्मू की तरफ से पानी जो है उसका बहाव बहुत तेज़ है, इंडिया की जानिब से खोला गया है। लाखों क्यूसेक पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुका है। बहुत सारा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सियालकोट में सबसे पहले जब दाखिल हुआ तो वहाँ पर पूरी तरह से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़मीन का वो ज़ेर आब आ गया। ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इसमें इल्ज़ाम ज़ाहिर सी बात है उल्टी सीधी बातें भी की जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी चलती है, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर शुड हैव बीन इन पंजाब बिफोर हैंड, और साथ साथ चीफ़ मिनिस्टर का काम था कि वो मौके पर नज़र भी आ रही हो। कम से कम वो सोशल मीडिया पर सारा दिन उनकी जो वीडियोस चलती रहती हैं इस वक्त भी चल रही होनी चाहिए थी। मैं कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट नहीं है, ये बड़ा एक लॉजिकल सा पॉइंट है, ये कोई मैं रेडिकल बात नहीं कर रहा। साथ साथ DG PDM में पंजाब का कहना है कि अगले 48 घंटे रावी और चनाब के लिए नहायत नाजुक हैं, ताहम बारिशों का मौजूदा स्पेल ख़त्म हो रहा है और आइंदा दिनों में निस्बतन कम बारिशों की पेशगोई की गई है। तो ये अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि ये कम से कम आगे की तरफ बढ़ रहा है। फाइनली इसी बारिश के हवाले से PDM में जो है वो इमरान खान साहब का जो रूडा का एक प्रोजेक्ट है लाहौर का, जो कि इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ, वो इस वक्त भी मौजूद है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक एहतशामुल हक के नाम से एक सहाफ़ी नुमा वर्कर हैं PTI के, जो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान रहती तो ये इन्वायरमेंट का ये हशर ना होता, पाकिस्तान के अंदर इस तरह से जो है वो सोसाइटीज़ डेवलप ना हो रही होती, रियल इस्टेट के जो टाइकून्स हैं वो खुल्लम खुल्ला ना ये सब कर रहे होते। और उन्होंने ख़ास तौर पर नाम लिया अलीम खान का, कि अलीम खान की सोसाइटी के ख़िलाफ़ इसलिए थे इमरान खान क्योंकि अलीम खान साहब जो हैं वो उनकी सोसाइटी जो है वो रावी के किनारे आबाद थी। तो भाई ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये इमरान खान साहब के दौर में कायम की गई थी, और इसके लिए जो हाई कोर्ट है उसने ये ऑर्डर्स दिए थे कि ये लाहौर का जो मास्टर प्लान है उसके ख़िलाफ़ है। तो इमरान खान साहब ने एक वीडियो की थी, और उस वीडियो के अंदर क्या कहा था उन्होंने, सबसे पहले तो ये सुनिए जो उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि इस्लामाबाद के बाद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली जो है वो एक नया शहर बन रहा है। मैं आज खड़ा हूँ जिधर हमने प्लान किया हुआ है, इस्लामाबाद के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है। अच्छा, अब आप सुनिए कि उन्होंने कहा कि रावी जो है वो एक सीवरेज बन चुका है। अब ये सीवरेज आपको नज़र आ रहा है जो कि इस वक्त थ्रेटन कर रहा है लाहौर को, सियालकोट को और बहुत सारे शहरों को लाहौर के पंजाब के अंदर। ये वही सीवरेज रावी है जो कि इस वक्त थ्रेटन कर रहा है। आगे चलिए। तीसरी चीज़ ये कि जो रावी का दरिया है वो बिल्कुल सुकड़ता जा रहा है और वो बन जाएगा एक सिर्फ सीवरेज का नाला। तकरीबन अगर आप सर्दियों में देखें अभी थोड़ा पानी आया तो वो सारा सीवरेज जाता है और वो फिर सीधा दरिया सिंध में जाता है और सारा नीचे तक दरियाओं के अंदर पोल्यूशन करता है। फिर अगर ये नहीं बनता शहर तो वैसे ही लाहौर यहाँ पहुँच रहा है। रास्ते में आप देखें घर पहुँचते जा रहे हैं, अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटी बनती जा रही है, प्लानिंग कोई है नहीं और उनके पास भी कोई सीवरेज का, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वैसे यहाँ पहुँच जाएगा। अब वो कहते हैं कि जी और हाँ, साथ साथ उन्होंने कहा कि ये वैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा पानी, वो जो लाहौर शहर है वो वैसे ही वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो अनप्लान्ड होगा तो उससे बेहतर, मतलब हम रोक नहीं सकते। हम जो एग्जिस्टिंग लाहौर है बजाय इसके कि उसको हाई राइज बिल्डिंग्स बनाकर उसके जो एक्सपेंशन है ज़मीनी लेवल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है उसको रोक के उसकी वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ उसको लेकर जाएँ। हम एक नया शहर उसी शहर के किनारे पर आबाद कर रहे हैं, वेयर एज वी आर सेइंग कि ये शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा है, तो हमें इस शहर के साथ एक और 1.25 करोड़ आबादी का नया शहर बना देना चाहिए। दिस वॉज द मोस्ट स्टूपिड आर्गूमेंट वन कुड एवर गिव। और मैं हैरान हूँ, आज तक भी पाकिस्तान, उसके बाद भी बड़े बुरे हालात रहे हैं, उससे पहले भी बड़े बुरे हालात रहे हैं, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह आकर वीलॉग्स नहीं किए कैमरे के आगे खड़े होकर कि ये जगह पर जो है वो सोसाइटी क्यों बननी चाहिए। मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलतफहमी है कि कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है, ये नया शहर बन रहा है।
सबसे पहले और मॉडर्न सिटी बन रही है, जो कि अब दुनिया में जो नए शहर बने हैं मॉडर्न सिटीज़ हैं, मलेशिया में, दुबई के अंदर, ये उसके तर्ज के ऊपर एक नया शहर और फिर ऊपर जाएगा। आगे वो कहते हैं कि अदालतों के सामने हम अपना केस रखेंगे। ये बात याद रखें कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने ये वीडियो जारी करने का फैसला किया था और उन्होंने ये कहा कि ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये एक नया शहर है और फिर ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा से क्या मुराद है मुझे नहीं पता। अल्लाह की तरफ जाएगा या वैसे मतलब बढ़ जाएगा जिस तरह से अभी इसकी जो हालत हुई है। साथ-साथ वो कह रहे थे कि अदालतों के सामने रखेंगे, ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं हैं, ये नया शहर है। जो कि जैसे कि मतलब शहर होता है तो उसमें हाउसिंग सोसाइटी होती है, शहर क्या वो जंगल है, खुले फिर रहे होंगे वहाँ पर, कोई मतलब दीवारें-शिवारें नहीं होंगी, कोई गेटेड सोसाइटीज़ नहीं होंगी। नया शहर से क्या मुराद है? नया शहर भी तो हाउसिंग सोसाइटीज़ ही होंगे ना, टाउन्स कह देंगे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा, मगर डेवलपमेंट तो उसी तरह से करनी पड़ेगी जो कि खौफनाक हद तक ज़्यादा होगी। फिर उन्होंने कहा 2 करोड़ यहाँ पर दरख्त लगा देंगे, किसको फुद्दू बनाते थे वो? सिर्फ़ अपनी ये इसको ग्रीन वॉशिंग करना कहते हैं कि हर चीज़ को जो है ना उसको ये बना दो कि यहाँ पर जो है ना वो एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये डेवलपर्स का हमेशा से तरीका होता है। दुनिया भर के अंदर इसके ऊपर फ़िल्में बनती रही हैं इंडिया के अंदर कि वो जो अजय देवगन ने जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है तो उसके साथ वो दरख्त भी लगा रहा है तो वो ग्रीन वॉशिंग, इसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। और क्या होता है ये? डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि जब गज़ा के ऊपर हम कब्ज़ा करेंगे तो वहाँ पर हम बहुत सारे जो है वो रिवरीन बनाएँगे और वहाँ पर हम बड़े खूबसूरत दरख्त लगाएँगे और जंगल बनाएँगे। आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू सिचुएशंस ऑफ कोर्स, मगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये तरीका होता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट को ग्रीन वॉश करने का। अच्छा, अब आगे सुनिए। फिर रावी को बचाया जाएगा, इसके ऊपर बैराजेस बनेंगे, इसके पानी को यहाँ एक बड़ी एक बैराज बन के पानी को रोका जाएगा, उससे वाटर टेबल ऊपर आएगी। फिर यहाँ सारी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, जो सीवरेज जा रहे हैं रावी के अंदर, वो सारे ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी को रावी में फेंकेंगे ताकि नीचे तक जो इस वक्त गंदगी जा रही है वो सिंध तक जाती है वो ना जाए। और सबसे बड़ी बात ये, इसे 20 अरब डॉलर, ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहा, इससे नौकरियां मिलेंगी, इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, 1.5 अरब डॉलर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, तो इससे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और इससे सारी इकोनॉमी, क्योंकि ये जब पूरा शहर बनेगा तो इससे 30-40 इंडस्ट्रीज चलेंगी, रोजगार मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। सुना आपने? अभी वो थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि पानी यहाँ पर है नहीं, ये सीवरेज है और ये पानी आगे जाके बाकी दरियाओं को भी गंदा करता है। अब ये कह रहे हैं कि रावी को बचाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है और जिस वक़्त वो ये बात कर रहे हैं तो पीछे कश्तियाँ चल रही हैं। आप सारी देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो आपके सामने चल रही होगी। पीछे कश्तियाँ चल रही हैं और ये बंदा कह रहा है कि पानी नहीं है दरिया के अंदर और सीवरेज के अंदर भी पानी नहीं होता। वो कश्तियाँ नहीं चलती दुनिया के अंदर कहीं। सो ही वाज़ बस जस्ट टोटली लाइंग एंड देन ही सेज़ 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। ये वीडियो सुनिए। कराची के लिए भी हम कोशिश कर रहे थे कि एक बंडल आइलैंड, उसके ऊपर एक पूरा नया शहर बन जाए, बदकिस्मती से वो सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई रुकावटें डाल दी हैं, उससे भी कराची के ऊपर प्रेशर उतरना था। अगर इसी तरह से शहर फैलते गए, ना हम पोल्यूशन का कंट्रोल कर सकते हैं, ना वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं, ना लोगों को सहूलतें दे सकते हैं, ना उनको जितना जितना शहर फैलता जाएगा, ना उनको गैस, बिजली, जो एमिनिटीज़ हैं, साफ पानी, ये सारी चीज़ें जो कराची में अब मसले आ रहे हैं, ये सारे शहरों में आने शुरू हो जाएंगे। सुना आपने? वो कहते हैं 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। बात ही सारी पैसों की है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, इसके अंदर लोग आएँगे, 20 अरब डॉलर। ओ भाई, 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, वो बाहर से आके कौन कर रहा है डेवलपमेंट? कह रहा है जी 1.5 अरब डॉलर पहले से ही आ गया है। कौन-सा बाहर से आके कोई लगा रहा था? कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो। 20 अरब डॉलर उसके अंदर पाकिस्तान के अपने रियल एस्टेट डेवलपर्स लगा रहे थे, जिनको इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में मुसलसल एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती रहीं। एक नहीं कम से कम 6 से 8 के करीब उन्होंने एमनेस्टी स्कीम्स अपने दौरे हुकूमत में पूरा 3.5 साल का अरसा, इब्तदाई 6-1 महीने को निकाल के पूरा का पूरा जो उनका दौरे हुकूमत था उसमें एमनेस्टी स्कीमें दी जाती रहीं कि आप किसी तरीके से टैक्स बचा लें और अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा दें। यहां तक कि जब बुशरा बीबी की जो फ्रेंड थी फराह शहजादी, उनके ऊपर जब बात आई तो खान साहब का कहना यह था कि ये जो फराह शहजादी है इसका लोगों को पता ही नहीं है, इसके 18 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में थे, आज 96 करोड़ रुपए हैं। उसकी वजह यह है कि इसने रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाया और पिछले 3 साल के अंदर लोगों ने जितना रियल एस्टेट के अंदर पैसा कमाया है कोई सोच भी नहीं सकता। आप लोग, आपकी सोच है तो ये लोग बेवकूफ़ हैं। मगर हकीकत ये थी कि फिर उसके बाद वो बनी गाला में भी उनकी प्रॉपर्टी निकल आई जो कि मलिक रियाज की तरफ से उनको गिफ्ट की गई थी और अभी कुछ दिनों पहले वो ऑक्शन हुई है। सो बेसिकली इट वाज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। इमरान खान साहब जो हैं वो अलीम खान के ज़रूर दुश्मन हो सकते हैं क्योंकि वो उनके साथ नहीं थे और अलीम खान को उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था। अलीम खान ने फिर अपनी सोसाइटी, लेकिन अलीम खान की जो पार्क व्यू सिटी है वो उसके पंजाब की काबीना के अंदर उसके बाद बुज़दार साहब के साथ काफ़ी अरसे काम करते रहे। साथ-साथ उनकी जो पार्क व्यू सिटी है वो एक्सपेंड करती रही। पार्क व्यू सिटी ने एक्सपेंशन की नई मिराजों को छुआ और उससे पहले वो सिर्फ़ पहले 3-4 ब्लॉक्स थे उसके, जेड ब्लॉक, सफ़ायर ब्लॉक, ट्यूलिप ब्लॉक और एक आधा ब्लॉक और था। उसके बाद डायमंड और प्लैटिनम और उसके साथ-साथ दीगर जो ब्लॉक्स बने जो इस वक़्त ज़ेर-ए-आब आने के खतरे में हैं, वो इमरान खान साहब ही के दौरे हुकूमत में पार्क व्यू सिटी का हिस्सा बने थे। सो बेसिकली
दिस इज़ जस्ट एक अगेन ग्रीन वॉशिंग या इमरान खान साहब को जो है वो वाइट वॉश करने की कोशिश है। और फाइनली अज़मा बुखारी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अभी जापान गई हुई थी। उनको ये जवाब देने की ज़रूरत थी कि जापान इतने सारे लोग लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जापान क्यों लेकर गए वो? और अगर उन्होंने अपने पल्ले से पैसे दिए हैं तो उसकी तफ़सीलात सामने लेकर आएँ। अगर उनकी जो बेटी हैं, उनकी सहेलियाँ वो साथ गई हुई हैं या कोई रिश्तेदार साथ गए हुए हैं जिनका वहाँ पर कोई काम नहीं था, तो उसके हवाले से उनको ये हक़ाइक़ सामने रखने चाहिए कि जी ये इन्होंने अपने पास से पैसे दिए। उल्टा हो यहाँ पर ये रहा है कि उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है कि जी वो वहाँ पर गईं या उनके ये ऊपर ये तनकीद हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है सियासी जमातें करती हैं, गंडापुर के बारे में भी यही बातें की जा रही थी। तो उस वक़्त अज़मा बुखारी साहिबा आके कहती हैं कि मरियम नवाज़ के कपड़ों के ऊपर तनकीद वो लोग कर रहे हैं, जिनकी अम्मियाँ कपड़े पहनने से इनकारी हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घटिया जुमला अपने सामने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी सियासतदान को कहते हुए नहीं सुना। एंड दिस कमिंग फ्रॉम अ वुमन इज़ इवन मोर डिस्टर्बिंग। इसके ऊपर उनको फौरी तौर पर माफ़ी माँगनी चाहिए और अगर वो माफ़ी नहीं माँगती, तो मरियम नवाज़ को चाहिए कि उनको ओहदे से अलहदा कर दें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।